माई सेल्फ ओमकार दुबे दिस साइड। और हम लोग आज मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले होता क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है एंड इसके इंपॉर्टेंस और इसके लिमिटेशंस क्या क्या है। इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लास ट्वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट है ये। और कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग बहुत ही इजी टर्म्स में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो आई गेस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा और बहुत ही आसानी के साथ चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबने इकोनॉमिक्स के बारे में तो पढ़ लिया क्लास 11th में। क्लास 11th में आप जैसे ही इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़े होंगे तो आपको सबसे पहला चीज ये बताया होगा कि ये जो इकोनॉमिक्स है ये एक ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। वो ग्रीक वर्ड क्या है? वो ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया, ओके। ये जो ओइकोनोमिया है, ओइकोनोमिया का सिंपल सा मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब इस हाउस होल्ड मैनेजमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट का क्या, देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो आपका हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड का मतलब क्या, एक ही घर में एक ही छत के नीचे जब हमारा परिवार रह रहा हो और उसमें कुछ कमाने वाले हो और वो सारे कमाने वाले एक जगह पैसा ला करके रखते हो एंड फ्रॉम दैट मनी यू आर गेटिंग योर थिंग्स डन। उस पैसे से आप अपनी चीजों को, अपनी जरूरतों को पूरा करते हो, दैट इज हाउस होल्ड, है ना। अब उसी को मैनेज करना, उसी पैसे को मैनेज करना, अपने घरेलू गतिविधियों को मैनेज करना आपका हाउस होल्ड मैनेजमेंट होता है, जिसको कि ग्रीक में ओइकोनोमिया वर्ड से जाना जाता था और इसी को आगे चल करके इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाने लगा था। अब ये जो आपका वर्ड है बच्चों, जो आपका मेजर वर्ड है वो है मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। ये मैक्रो भी आपका ग्रीक वर्ड से निकल करके बना हुआ है, जिसको ग्रीक वर्ड में बोला जाता है मैक्रोज, और मैक्रोज का मतलब होता है लार्ज, है ना। सबसे पहली बार जो मैक्रो वर्ड है इसको रैगनर फ्रिस्ट ने यूज किया था इकोनॉमिक्स में, दैट वाज इन 1933। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हम यहाँ पे पहली बार जब वर्ड यूज किया गया था तब की बात कर रहे हैं, हम फाउंडिंग फादर की बात नहीं कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, जो फाउंडिंग फादर हैं वो इसके अलग हैं, हम लोग आगे वाले स्लाइड में पढ़ेंगे अभी उसके बारे में। तो बहरहाल यहाँ पे ये देख रहे हैं हम लोग, रैगनर फ्रिस्ट ने सबसे पहले इस वर्ड को यूज किया था 1933 में। वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये वर्ड मैक्रो है, मैक्रो से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब सिंपल सा क्या होता है, जिसका मतलब होता है लार्ज। तो जब हम लोग बड़े लेवल पे इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, बड़े लेवल पे हाउस होल्ड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। एक जनरल सेंस में इसका मतलब ये हुआ आप लोगों के लिए, ठीक है। अब जैसे ही आगे हम लोग बढ़ते हैं, जस्ट सी, तो जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखो यहां जो आपको मैं बताया मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा डेफिनेशन। जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिंपल सा मतलब यह है कि हम लोग जब एग्रीगेट लेवल पे बात करते हैं, जब हम एवरेजेस की बात करते हैं, क्योंकि अभी तक आपने जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चों पढ़ा था, माइक्रो वाज जस्ट बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल लेवल, जस्ट बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल लेवल। यानी जब हम डिमांड की बात कर रहे हैं, जब सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो वो या तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है या कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। दैट इज नॉट अबाउट द होल कम्युनिटी, दैट इज नॉट ऑल अबाउट द एंटायर इकोनॉमी। उसकी बात वहां पे नहीं हो रही थी, वो इंडिविजुअल के लेवल पे बात हो रही थी, इसलिए वो माइक्रो था, छोटे लेवल का इकोनॉमिक्स था। लेकिन अभी ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, बड़े लेवल की इकोनॉमिक्स हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट्स हियर, एवरेजेस हियर, है ना। यानी कि जब इकोनॉमी में एंटायर इकोनॉमी, नॉट एंटायर पॉलिटिकल साइंस, एंटायर इकोनॉमी, है ना, कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी सच एज टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, दैट इज नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, जनरल प्राइस लेवल,
जिस भी चीज को यहां पे दर्शाया गया है वो या तो एग्रीगेट के सेंस में है या टोटल के सेंस में है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि मैक्रो का मतलब ही होता है लार्ज। तो जब आप लार्ज लेवल पे कोई भी पढ़ाई करेंगे दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज मैनेजिंग द हाउस होल्ड ऑन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑन अ लार्ज लेवल, दैट इज वाई मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें जो हम लोग बेसिक से टर्म्स पढ़ेंगे इसमें आपका सबसे पहला आ जाता है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंजम्पशन, नेशनल इनकम, कि किसी एक नेशन की इनकम क्या है, कैसे हम लोग किसी नेशन के इनकम को डिटरमाइन करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं या फिर सिंपली इनकम एनालिसिस भी बोला जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम से कंसर्न्ड है। जो भी इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस होते हैं यानी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस से कंसर्न्ड है। ठीक है, आप इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर है ना, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सारे टर्म्स आप पढ़े होंगे। अगर नहीं भी पढ़े तो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में कवर अप सारी चीजों को करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड, अब इंटरनेशनल ट्रेड की बात हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड की बात मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, माइक्रो में नहीं करते। क्यों? क्योंकि माइक्रो में हम लोग स्मॉल लेवल पे बात कर रहे हैं, छोटे लेवल के अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। और जब हम मैक्रो पे आएंगे, बड़े लेवल के इकोनॉमिक्स पे आएंगे, लार्ज इकोनॉमी पे आएंगे, तब बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। क्यों? क्योंकि यहां पे दो नेशंस इन्वॉल्व होते हैं। जब भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, टू और मोर देन टू नेशंस आर गेटिंग इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक ग्रोथ की जब हम बात करेंगे, एवरीथिंग which is on a larger side, which is on the broader side, it will be considered under macro economics। बस आपको यही बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स, जो यहां पे आपको लिखा हुआ है। ये जे एम कीन्स, नाम आपने काफी सुना होगा इनका। इनको हम लोग फाउंडिंग फादर बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। क्यों इनको फाउंडिंग फादर बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहां पे ये मिस हो रहा है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में पब्लिश हुआ था। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 1933 में रैगनर फ्रिश ने इस वर्ड को यूज किया था पहली बार इकोनॉमिक्स में। तब इसका उतना प्रचलन नहीं था, तब इसको लोगों ने उतने सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन जेएम किन्स, जिनको कि हम लोग फाउंडिंग फादर मैक्रो इकोनॉमिक्स का बोलते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कब पब्लिश हुआ था बच्चों? डेट ध्यान रखना, 1936 में। तब से हम जेएन मेनर्ड कीन्स को या केनीज को हम लोग फाउंडिंग फादर बोलने लगे थे। बेसिकली इस बुक में उन्होंने दो एस्पेक्ट्स को रखा था। सबसे पहला एस्पेक्ट उनका जो था वो था एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, और दूसरा इफेक्टिव डिमांड। ठीक है ना, अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, अब ज्यादा लोग कमाएंगे, ज्यादा लोग कमाने का मतलब कि द नंबर ऑफ वर्कफोर्स विल इंक्रीज। अब वर्कफोर्स इंक्रीज करेगा मतलब जो लोग अनएम्प्लॉयड थे, जिनके पास पैसा नहीं था, उनके पास अब पैसा आएगा। अगर लोगों के पास पैसा आएगा तो वो क्या करेंगे? वो डिमांड करेंगे। तो अगर आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो वो गुड्स के डिमांड को भी बढ़ाएगा, यानी ज्यादा लोग गुड्स को परचेस करने की तरफ जाएंगे, और ज्यादा लोग अगर परचेस करेंगे, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी, इकोनॉमी ग्रो होगा। और इसी वजह से उन्होंने बोला कि इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट विल लीड टू मोर पीपल बाइंग मोर गुड्स, हेंस डिमांड विल इंक्रीज, व्हिच लीड्स टू द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ ये बात दर्शाएगा। यही बात इन्होंने जॉन कीट्स ने मेनली दो एस्पेक्ट्स पे फोकस किया था। ठीक है, देखिए बच्चों, तो अभी हम लोग ये जो कवर करने वाले हैं वो कवर करेंगे हम लोग सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या सब्जेक्ट मैटर है, मतलब क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या चीज़ों को ये कवर करने वाला है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं या किन किन चीज़ों को मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करता है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें आपका आ जाएगा थियोरी ऑफ
इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हम लोग सबसे पहले इसमें हम लोग इनकम और एम्प्लॉयमेंट के थ्योरी के बारे में देखने वाले हैं, या फिर उससे रिलेटेड चीजों को ये कवर करेगा। ठीक है। दूसरा, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, जिस बुक की डिस्कशन हम लोगों ने की अभी थोड़ी सी, है ना, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी हर वो चीज जो हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा, हम लोग उस चीजों को लगभग लगभग कवर करेंगे, या मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करता है। ठीक है। थियरी ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ, यानी कैसे इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, क्या चीजें हैं, क्या फैक्टर्स है जिनकी वजह से हो सकता है, क्या चीजें इसके बीच में लाइक रोक या बाधा का काम कर रहा है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये है आपका पूरा का पूरा लेखा जोखा, यानी कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करता है, या जिन चीजों के बारे में हम लोग ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे या पढ़ते हैं। ये चार चीजें जो आप लोगों को याद रखनी है ना। अगला, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स किन बातों को ज्यादा तवज्जो देता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस हम करेंगे। तो सबसे पहला कि ये इट गिव्स एन overall view of the growing complexities of an economic system. It provides powerful tools to explain the working of the complex economic systems. देखो, सबसे पहले ये जो भी इकोनॉमी या इकोनॉमिक सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटीज जनरेट हो रही हैं, ग्रो हो रही हैं, इसका एक ओवरऑल व्यू देता है। ठीक है। उसके अलावा उसको टैकल करने के लिए पावरफुल टूल्स है, और वो कैसे काम करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम में, उनके बारे में ये दर्शाता है। चाहे वो आपका फिस्कल पॉलिसीज हो, या फिर आपका मॉनेटरी पॉलिसीज हो, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये एम्प्लॉयमेंट या जनरल प्राइस लेवल से रिलेटेड हो, वेजेस से रिलेटेड हो, उन सारी चीजों के बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स ही बताता है, उनके ओवरऑल व्यू को बताता है कि ये प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्सिटीज ग्रो हो सकती हैं, इनको कैसे टैकल किया जा सकता है ना, ये कैसे वर्क करेंगे, उन सारी चीजों के बारे में हम देखते हैं या पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। पहला इंपॉर्टेंस ये हो जाएगा। सेकंड इज कि ये बेसिक, है ना, या फिर लॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम लोग मेजर या फिर अप्रोप्रिएट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज का फॉर्मेशन कर पाए, है ना। एक लॉजिकल फ्रेमवर्क, यानी हाँ भाई, अगर हम ये करना चाहते हैं तो क्यों करेंगे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है आपका, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स बताएगा। ठीक है। ताकि हम एक अप्रोप्रिएट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को बना पाए, फॉर्मुलेट कर पाए। ठीक है। थर्ड, इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द रीजंस फॉर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। जो भी इकोनॉमी में आपके फ्लक्चुएशंस है, वो एनालाइज करने में ये मदद करता है, और उनके रेमेडीज को ये प्रोवाइड कराता है। चाहे वो जैसे इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस कुछ भी आपका है, एग्रीगेट डिमांड का बढ़ना, एग्रीगेट सप्लाई का बढ़ना, दोनों के बढ़ने घटने से क्या मुसीबतें इकोनॉमी को देखनी पड़ सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स इकोनॉमी के सामने आ सकती हैं, उनको कैसे टैकल किया जा सकता है, उसके लिए रेमेडीज क्या क्या हैं, क्यों फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, जनरल प्राइस लेवल में, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल एनालिसिस हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो हम लोग अब जो देखेंगे वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिमिटेशंस। तो अभी हम लोगों ने जो देखा वो था इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी जो देखेंगे दैट इज लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो पहला है आपका कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इग्नोर करता है स्ट्रक्चरल चेंजेस को किसी भी इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द एग्रीगेट। Okay, the conclusion drawn on the basis of aggregate variables may be misleading. जिस भी हम लोग यहाँ पे बार बार हम लोग एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, टोटल की बात कर रहे हैं, एवरेजेस की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम लोग जो भी कंक्लूजन इन एग्रीगेट्स के बेसिस पे निकाल करके लाए हैं वो मिसलीडिंग हो, है ना। इसीलिए इसको मैंने और करके भी लिखा हुआ है कि द एग्रीगेट वेरिएबल्स which form the economic systems, this is not me, that is may not be of much significance। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है, जस्ट विद एन एग्जांपल हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करिए किसी भी इकोनॉमी की हम लोग नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए नेशनल इनकम किसी भी इकोनॉमी का बढ़ रहा है, तो आप सिंपल सा यही समझिएगा ना कि इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर रही है, नेशनल इनकम बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं, इस चीज को देखते हैं। जब हम नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम क्या होता है, इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम्स इन योर डेमोग्राफिक बाउंड्री इन योर कंट्री, है ना, टोटल इनकम। और उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ पीपल वर्किंग और द टोटल पॉपुलेशन, है ना, टोटल पॉपुलेशन दैट इज आपका नेशनल इनकम हो जाता है, दैट इज एवरेज इनकम ऑफ योर इकोनॉमी। तो जब भी हम एग्रीगेट या एवरेज की बात कर रहे हैं, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है
अगर हमारे देश में रिच जो हैं उनका इनकम बढ़ेगा और पुअर जो हैं उनका कांस्टेंट रहेगा, तो क्या हमारा नेशनल इनकम बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो जिन एग्रीगेट्स की हम बात कर रहे हैं उन एग्रीगेट्स के बेसिस पे देखें तो हर एक इंडिविजुअल का इनकम बढ़ना चाहिए ना, लेकिन हर एक इंडिविजुअल का इनकम तो बढ़ेगा नहीं। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो एग्रीगेट्स हैं वो कभी-कभी मिसलीडिंग हो सकते हैं, उनको ध्यान में रख कर के जो कंक्लूजन हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि वो गलत हो, वो मिसलीडिंग हो, उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा ना हो। क्यों? क्योंकि इस एग्जांपल से हम लोगों ने समझा अगर किसी भी देश का नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है, इफ द नेशनल इनकम इज इंक्रीजिंग, इट डजंट मीन कि हर एक इंडिविजुअल का इनकम बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो रिच हैं वो और ज्यादा रिचर हो रहे हैं, पुअर का इनकम कांस्टेंट हो, तो अगर रिच का भी इनकम बढ़ रहा है तो वो नेशनल इनकम को बढ़ाएगा। अब नेशनल इनकम का बढ़ना इस बात को सिद्ध नहीं करता है कि हर एक इंडिविजुअल का इनकम बढ़ रहा है, इसी वजह से ये कभी-कभी मिसलीडिंग हो जाते हैं। दूसरा, द मेन डिफेक्ट इन मैक्रो analysis is that it regards the aggregates as homogeneous without caring about their internal composition and structure. देखो, ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में लाइक एग्रीगेट्स को होमोजेनियस रिगार्ड करते हैं, बताते हैं, बिना ये सोचे समझे कि उनका इंटरनल कंपोजिशन या स्ट्रक्चर कैसा है। क्यों बोला जा रहा है ऐसा? जस्ट विद एन एग्जांपल इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, किसी भी कंट्री में जब हम एवरेज वेज की बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं? व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज वेजेस, जब भी हम एवरेज वेजेस की बात कर रहे हैं, तो एवरेज वेजेस का सिंपल सा मतलब क्या है? सम टोटल ऑफ wages in all the occupations, है ना? सारे ही ऑक्यूपेशन, यानी टोटल सम ऑफ द वेजेस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग और द ऑक्यूपेशंस, है ना? तो चाहे वो एग्जांपल के तौर पे समझे वेजेस ऑफ क्लर्क, ठीक है, टाइपिस्ट या नर्स, ठीक है, तो एवरेज वेज, वेजेस ऑफ क्लर्क, टाइपिस्ट, नर्स, इन सारे का सम टोटल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग, है ना? तो वो एवरेज वेज आपका हो जाता है। लेकिन क्या आप इस बात को ध्यान दे रहे हो कि बट द वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, बट द वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, जो एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट का वॉल्यूम है वो आपके रिलेटिव स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? रिलेटिव स्ट्रक्चर ऑफ वेजेस। जबकि उसको किसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए? एवरेज वेज के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। अगले स्लाइड में हम लोग इसको समझते हैं अच्छे से। देखो, ये जो मैं एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम एवरेज वेजेस की बात कर रहे हैं किसी भी कंट्री में, तो किसी भी कंट्री का एवरेज वेज यानी टोटल सम टोटल ऑफ ऑल द वेजेस इन ऑल द ऑक्यूपेशन, चाहे वो क्लर्क का वेज हो, चाहे वो टाइपिस्ट का वेज हो, चाहे वो नर्स का वेज हो, चाहे वो टीचर का वेज हो, व्हाटएवर एटसेट्रा, है ना? तो जो हमारा मतलब किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? सम टोटल ऑफ ऑल द वेजेस, बट द वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट की। किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्ट्रक्चर, इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव स्ट्रक्चर ऑफ वेजेस। अब ये रिलेटिव स्ट्रक्चर ऑफ वेजेस को समझते हैं। देखो, रिलेटिव स्ट्रक्चर ऑफ वेजेस का मतलब क्या है? नर्स का वेतन अलग होगा, नर्स का वेजेस अलग होगा, टाइपिस्ट का वेजेस अलग होगा, होगा ना? डॉक्टर का वेजेस अलग होगा, है ना? तो हर किसी का वेज अलग है, यानी वो स्ट्रक्चरल वेजेस हो गया, ठीक है ना? तो वो एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट उनके अपने अपने वेजेस यानी स्ट्रक्चरल वेजेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रिलेटिव स्ट्रक्चर वेजेस। जबकि उसको किसके ऊपर होना चाहिए? एवरेज वेज के ऊपर होना चाहिए। भाई, जब हम एवरेज वेज की बात कर रहे हैं इकोनॉमी में, अभी पिछला वाला भी एग्जाम्पल जो था लिमिटेशंस का, वो भी इसी तरीके से था, नेशनल इनकम वाला, ये वाला भी इसी तरीके से है। तो ये लिमिटेशन है कि होमोजीनियस जो हम मानते हैं ऐसा होता होता नहीं है कुछ भी। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्मली समझिए कि किसी नर्स का वेज इंक्रीज हो रहा है, सपोज दैट वेजेस इन इंक्रीजिंग ऑफ द नर्स, नर्स का वेज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? अब नर्स का वेज इंक्रीज होना और टाइपिस्ट का वेज डिक्रीज होना, नर्स का वेज इंक्रीज होना और टाइपिस्ट का वेज डिक्रीज होना, एवरेज के ऊपर कोई फर्क डालेगा? नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ से घट रहा है, दूसरी तरफ से बढ़ रहा है, तो एवरेज कुल मिला जुला के वही रहेगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन सपोज करिए कि जो नर्स है ना? ओके, व्हाट इज द ग्लिच हियर?
जो आपकी नर्स है उस नर्स का थोड़ा बहुत लिटिल एम्प्लॉयमेंट जो है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, just sorry for the inconvenience guys, just hold on, I guess कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है। या नाउ इट्स ओके। तो हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ वेजेस यानी नर्स का वेज अलग और टाइपिस्ट का वेज अलग। तो अगर हम सपोज करें कि नर्स का वेज जो है, नर्स के जो वेजेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं और टाइपिस्ट का हमारा वेजेस क्या है, डिक्रीज कर रहा है, क्या हमारे एवरेज को पे कोई फर्क आएगा? देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन योर एवरेज, हमारे एवरेज के ऊपर कोई भी फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारा नर्स का, सपोज करिए अगर हमारे नर्स का एम्प्लॉयमेंट थोड़ा बहुत अफेक्ट होता है, लिटिल बिट, थोड़ा बहुत अफेक्ट होता है, गिरता है, और टाइपिस्ट का एम्प्लॉयमेंट थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादा इंक्रीज होता है, तो क्या एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा बच्चों? एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो कहां से बात आई आपके होमोजीनिटी की, होमोजीनियस की? ऐसा कहीं बात आया? नहीं। तो इसी बात को हमें यहाँ पे समझना है, क्या कि the main defect in macro analysis is that it regards aggregate as a homogeneous, जबकि ऐसा होता नहीं है। एक जगह पे उसी एग्रीगेट की वजह से एक का बढ़ना दूसरे का घटना और एग्रीगेट पे एवरेज पे कोई डिफरेंस नहीं लाया, जबकि दूसरी तरफ एक का घटना दूसरे का ज्यादा बढ़ जाना आपके पूरे के पूरे एग्रीगेट को चेंज कर दिया, आपका एग्रीगेट बढ़ गया। इसी बात को ध्यान देना कि होमोजेनिटी यहाँ पे नहीं होती है। थर्ड इज, अगर आपका एक्सटेंसिव एप्लीकेशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, the extensive application of macroeconomics measures seems to be irrelevant, ये irrelevant हो जाता है कब? जब आप 100% रिजल्ट की तरफ एम कर रहे हो और बहुत ही ज्यादा, बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेजर्स को यूज में ला रहे हो, तो irrelevant हो जाता है। कब? जब हम 100% रिजल्ट की तरफ एम कर रहे हैं। तो ये कुछ, दिस इज नॉट the limitations, all the limitations of macroeconomics, these are the few limitations which are important in macroeconomics। अगर और भी limitations और importance को आपको जानना और समझना है या कोई भी इसमें डाउट आता है तो you can comment below and I will make a separate video for this importance and limitation because it is important, it is important for you guys और आपको ये अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तब तक के लिए आई गेस आप लोगों को मेरा क्लास आज का समझ में आया होगा। If you like the class then like, share and subscribe the channel। आगे आने वाले दिनों में हम लोग इसके ऊपर अच्छे-अच्छे वीडियोस लेकर के आएंगे, आपके हर एक सेक्शंस को कवर करते जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।